बचने के लिए कई इकदाम उठाने की बात की, कई दावे किए। इस बीच अब मरकजी हुकूमत ने भारत के दिफा और कौमी सलामती को मुस्तहकम करने के लिए अवामी खरीदारी से मुतल्लिक जो तफसीली हुक्मनामा था वो जारी कर दिया है। इसके मुताबिक किसी भी मुल्क, सनत या कारोबारी शख्स को मुतलका अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी होगा, जिसके बाद भारत के अंदर वो कारोबार या सरमायाकारी कर पाएगा। एक ताजा पेशरफ्त हुई है जिसमें भारतीय हुकूमत ने जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 में तरमीम की है और कहा है कि जिन ममालिक की भारत के साथ सरहदें लगती हैं वो बोली लगाने वाले सामान और खिदमात की खरीदारी में बोली लगाने की उस वक्त अहल होंगे जब मुतलका अथॉरिटी के यहां इस मुल्क, कंपनी या कारोबारी शख्स का रजिस्ट्रेशन होगा। यह फैसला उस वक्त सामने आया जब भारत और चीन के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ। चीनी सरमायाकारों को देखते हुए हुकूमत ने जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 में तरमीम का फैसला किया और इन ममालिक में जहां पर बोली दहिंगान पर पाबंदियां आयद की जा सकें जो भारत के दिफाई बुनियादों या कौमी सलामती समेत बिलवास्ता या बिलावास्ता मामलात से मुतल्लिक भारतीय सरहद से जुड़े हैं। और इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि इससे पहले ही सरकार के दो बड़े फैसले आए थे कि 59 मुख्तलिफ मोबाइल एप्लीकेशन जो चीनी थी उनको बंद किया गया था, पाबंदी आयद की गई थी। और उसके साथ साथ लद्दाख खित्ते के अंदर कशीदगी के बाद जो मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत, दिफा और सलामती के लिए इन तमाम मामलात को खतरा करार दिया गया था। एक बड़ा फैसला जिसके तहत जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के अंदर भी सरहदों पर जरूर कशीदगी और जम्मू कश्मीर के अंदर भी लद्दाख का जिक्र काफी हद तक होने लगा था। और इससे पहले भारत ने अपनी एफडीआई पॉलिसी में भी तरमीम की थी जिसका मकसद कोरोना वायरस के जिमन में लॉकडाउन का गलत इस्तेमाल न करना था। और जो पाबंदी लगाई गई थी 59 मुख्तलिफ मोबाइल एप्लीकेशंस पर, यह कहा गया था भारतीय सरकार की तरफ से कि खुद मुख्तारी, सालमियत, दिफा और सलामती को सख्त खतरा लाहक है, इसलिए इन पर पाबंदी आयद करना था। और उसके बाद एफडीआई पर पॉलिसी जो थी उसमें तरमीम की गई और उसका मकसद भी वायरस के जिमन में जो लॉकडाउन का गलत इस्तेमाल था वो उससे कहीं न कहीं बचा जाए, इसका गलत इस्तेमाल ना हो, यह बड़ी पाबंदी थी। इसके साथ साथ ये बात भारत और चीन के हवाले से हुई, उसातिजा के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां तालीमी निजाम को बेहतर बनाने की लाख कोशिशें हो रही हैं, बड़े पैमाने पर सरकारी फंड्स का इस्तेमाल भी हुआ है, बावजूद इसके कहां पर खामियां रही हैं जिसकी वजह से आज भी तालीमी निजाम मुकम्मल तौर पर वैसा नहीं हो पाया। जो सेट टारगेट था, जो गोल था, जो अहदाफ थे सरकार के और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के, वो किस हद तक सही है या किस हद तक कामयाबी जम्मू कश्मीर के अंदर साबिका हुकूमतों, साबिका गवर्नर इंतजामिया या लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को मरकजी खित्ते के अंदर मिली है, उस पर बात करेंगे आगे चलकर। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी टीचर्स को लेकर, सरकारी उसातिजा को लेकर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात कोविड-19 की करेंगे क्योंकि मुल्क के अंदर जहां पर 50,000 केसेस एक दिन में आए हैं और रिकॉर्ड तोड़ इजाफा देखा गया है, ठीक वही अंदाजा अब मुकम्मल हुआ है। उसी अंदाजे के तहत जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लगाया गया था 3 महीने पहले, जब दिसंबर से जनवरी तक बार बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, तो इस बात का खुलासा किया गया था कि हिंदुस्तान के अंदर भी वो दिन दूर नहीं है जब 50,000 केसेस सामने आएंगे। और आज बिलाखिर 50,000 तक फिगर्स पहुंचे, 700 से ज्यादा अमवात हुई। ये मुल्क के तमाम खित्ते और रियासतों का जो हाल अहवाल था वो आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी आज का एक और दिन नाखुशगवार दिन इसलिए कहेंगे क्योंकि मजीद अमवात हुई है और 300 के करीब आंकड़ा पहुंचा है। कोविड-19 के चलते सूरत हाल क्या कुछ है वादी कश्मीर में, जम्मू सूबे में, और उसके साथ साथ इसी कोविड-19 के बीच आज कुछ जो मुख्तलिफ जो खासतौर से अगर जम्मू कश्मीर के अंदर एक नया ग्रुप बनकर उभरा है जिसे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नाम से जाना जाता है, उस ग्रुप के सरबराह की तरफ से भी क्या कुछ आज इल्जामात लगाए गए, सरकारी अफसरान को किस तरीके से तनकीद का निशाना बनाया गया और मरकजी सरकार से क्या मुतालबा रहा, इन सब पर, इनके अलावा भी कुछ अहम और बड़ी खबरें हैं, लद्दाख की भी बात होगी। लेकिन उससे पहले कोविड-19 और दीगर कुछ अहम मामलात, इन सब पर नजर रखने के लिए हमारे साथ श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सनम एजाज। सीधा आपके पास आते हैं, बताइएगा कि दिन भर क्या कुछ सूरत हाल रही वादी कश्मीर के अंदर, लॉकडाउन का दूसरा दिन था, पाबंदियां किस तरीके से नाफिज रही और साथ ही साथ जो दीगर आज दिन भर की बड़ी खबरें जो इस वक्त सुर्खियां बटोर रही हैं। सनम, बहुत शुक्रिया आसिफ। स्टूडियो से अपने नाज़रीन के लिए अपडेट करना चाहूंगा। अभी कुछ देर पहले आसिफ जब आप और मैं बात कर रहे थे तो तब हमारे पास मरने वालों की आज की तादाद 8 थी, लेकिन पिछले 15 मिनटों में हमारे पास ये तादाद अब 12 पहुंच चुकी है। और मरने वालों में कोविड के रिलेटेड मरने वालों की तादाद जो 12 है, इनमें सबसे पहले सुबह की जो खबर आई थी
वो जम्मू से खबर आई थी और जम्मू में 75 साल पुलिस के सब इंस्पेक्टर पे, माफी दीजिएगा, 58 साल के पुलिस के सब इंस्पेक्टर के मारे जाने की खबर आई। बताया गया कि ये 22 जुलाई से अस्पताल में एडमिट था और डायबिटीज का मरीज होते हुए कोविड ने इससे अपने शिकार बना लिया। और इसके फौरन बाद दूसरी खबर हमारे पास यही आई कि 65 साल खातून, ये सोपोर की और श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल में कोविड का शिकार होते हुए जिंदगी की जंग हार बैठी है। और फिर तीसरी खबर आई श्रीनगर के खानियार इलाके का 65 साल शख्स और यो भी कोविड का शिकार। और लगभग आज की आज से बात करें, नाज़रीन को बताना चाहेंगे, आज लगभग उम्र की हद जो कोविड ने ले रखी वो 65 के आसपास ही थी और आज खवातीन ज्यादा निशाना खवातीन बनी। और 65 साल खानियार के शख्स के साथ साथ दूसरा शख्स श्रीनगर के डाउनटाउन के महाराजगंज इलाके का शख्स जो है वो बायलैटरल नमूनिया का शिकार, यानी कोविड में जो बायलैटरल नमूनिया होता है उसका शिकार होते हुए जिंदगी की जंग हार बैठा। 65 साल उसकी भी उम्र थी। और फिर उसके फौरन बाद बताया गया कि सिक्किम यानी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी 75 साल शख्स की मौत हुई है और ये शख्स श्रीनगर के सदरबल इलाके का रहने वाला है। और इसके बाद चस्ट डिजीज हॉस्टल से भी खबर आई कि 70 साल शख्स रहनावारी का, और ये भी कोविड का शिकार होकर जिंदगी जंग हार बैठा है। और इसके फौरन बाद खबर ये आई कि जेवीसी से मौत हुई है और जेवीसी अस्पताल में ये मौत श्रीनगर के पीरबाग इलाके की एक बुजुर्ग खातून जिसकी उम्र लगभग 75 साल बताई गई कि मौत वाक़ा हुई है। और इस बीच में खबर अनंतनाग से भी आई थी कि अनंतनाग के में मलिक नाग अनंतनाग की एक खातून जिसकी उम्र लगभग 65 साल है वो भी जिंदगी की जंग हार बैठी है कोविड से। और अभी कुछ देर पहले हमारे पास जो खबर आई है सरनल अनंतनाग के एक 80 साल खातून की भी कोविड से मौत वाक़ा हुई है। उसके साथ साथ टंगमर्ग की एक 50 साल खातून की आज मौत वाक़ा हुई है और 60 साल दूसरी खातून जो डब गांधरबल की रहने वाली है उसकी भी मौत वाक़ा हुई है। कुल मिला के 12 की तादाद आज कश्मीर से कोविड की रिलेटेड डेथ्स की खबरें आ रही हैं। सरकारी आदाद शुमार जो है अब पिछले कुछ दिनों से बड़े डीले चल रहे हैं और यूजुअली हम अपने सोर्सेज को ही कंटैक्ट करके ये सारी डिटेल्स आप तक पहुंचाते हैं। और हमारे जराये ने बताया है कि अब तक और 3 और लोगों के हवाले से भी बताया जाता है कि क्रिटिकल कंडीशन में है और ये श्रीनगर के चस्ट डिजीज हॉस्पिटल में 3 और बीमार हैं। ये हालत कोविड की और कोविड के हवाले से अगर पॉजिटिव केसेस की तादाद बताई जाए तो आज भी कम नहीं है। 353 केसेस आज जम्मू कश्मीर से पॉजिटिव केस आए। इसमें 48 ट्रेवलर्स हैं यानी जो सफर कर चुके हैं, सफर करते हुए आए हुए हैं, जबकि 42 फोर्सेज के एहलकार भी हैं। और इसमें 129 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है, जम्मू सूबे की बात करूं, जबकि 224 जो आज पॉजिटिव केस आए ये कश्मीर सूबे से हैं। अगर डाटा ब्रेकअप दिया जाए तो श्रीनगर से आज 40 पॉजिटिव केसेस आए हैं और श्रीनगर के साथ साथ बारामूला से 2 पॉजिटिव केस आए हैं। कुलगाम से 83 केसेस आज पॉजिटिव आए हैं। शोपिया से 69 केसेस आए हैं। पुलवामा से 4 आए हैं। बारामूला से 36 आए हैं और जम्मू से 45, कठुआ से 29, राजौरी से 7, उधमपुर से 4, रामबन से 24, सांबा से 13, पुंछ से 2, कश्तवाड़ से 4 और रियासी से 1। कुल मिला के आज जम्मू कश्मीर में 353 केसेस जो है वो पॉजिटिव केस आए। लेकिन इस सारे के बीच में न दवाई निकल रही है ना भी कोई इलाज नजर आ रहा है। अगरचे आज कुछ डॉक्टर साहबान ने दावा भी किया कि उन्होंने तजुर्बा किया है लेकिन उस तजुर्बे के अभी तक नतीजे सामने नहीं आए हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही तजुर्बे का जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे और इस बड़ी मुसीबत से राहत तो मिलेगी ही, लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं है। और राहत में सिर्फ लॉकडाउन, और ये लॉकडाउन आज दूसरा दिन कश्मीर वादी का झलक आपने भी देखी, लेकिन कल के बरक्स आज श्रीनगर में वो झलक नहीं थी जो कल थी। वक्त के साथ शायद एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर की ढीली पड़ती जा रही है और आज एडमिनिस्ट्रेशन पूरी जमीनी सतह पे उतनी अमलाई नहीं जा रही थी जितना कोविड के रिलेटेड होना चाहिए था, क्योंकि परसों बताया गया था कि चेन को ब्रेक करना है तो कोविड के रिलेटेड जो लॉकडाउन है ये जरूरी है। लेकिन आज ग्राउंड पे लॉकडाउन तो था लेकिन लॉकडाउन सिर्फ दुकानों का था, कारोबारी इदारों का था। ग्राउंड पे गाड़ियां चल रही थी, लोग चल रहे थे और कल जिस तरह लोगों के पासेस वगैरह चेक किए जा रहे थे आज वो सूरत हाल नहीं थी, यानी ढीली पड़ गई थी सरकार दूसरे ही दिन। और खासतौर पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ग्राउंड पे ढीली पड़ते हुए आज खामोश तमाशाई बने हुए थे। कहीं पूछताछ नहीं की जा रही थी, कहीं रोका नहीं जा रहा था। नाके तो लगाए गए थे लेकिन खानापुरी वाले नाके, वो नाके जहां आदमी सिर्फ ड्राइविंग सीख सकता है, कोई पूछताछ उससे नहीं की जा सकती है। और इस लॉकडाउन के दौरान जनूबी कश्मीर, शुमाली कश्मीर, श्रीनगर यानी वादी कश्मीर के हर तरफ जहां एक तरफ लॉकडाउन था
वहीं चलना फिरना भी जिंदगी बीती, और साफ बता रही थी कि कहीं न कहीं सरकार के कुछ पुर्जे जो है बड़े ढीले पड़े हुए हैं और उन्हें तेज कसने की जरूरत भी है। लेकिन इस सारे के बीच में हमारे यहाँ बवाल क्वारंटीन सेंटर्स का लगातार देखते आ रहे। एक वीडियो हम दिखा रहे हैं, अभी कुछ देर पहले NIT कश्मीर में जो क्वारंटीन सेंटर बना हुआ है वहां पे मुजाहरा हो रहा था, और मुजाहरे की वजह हम बताएंगे आपको, लेकिन पहले एक झलक वहां शाम गए मुजाहरे की आपको दिखाते हैं। Justice! We want justice! We want justice! We want justice! हमारे टेस्ट हो गुजार करो, हमारे टेस्ट हो गुजार करो, हमारे टेस्ट हो गुजार करो, हमारे टेस्ट हो गुजार करो। We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! चलिए, हमारे नाजरीन ने देखा श्रीनगर के NIT में मुजाहरे की झलक शाम गए। अंधेरा साफ बयान करा था कि रात का वक्त है, और ये NIT कश्मीर में यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कश्मीर में ये वहां का क्वारंटीन सेंटर के बाहर मुजाहरा हो रहा था। ये लोग जो वहां पे हैं ये पॉजिटिव है, और लगभग कुछ लोग 20 दिनों से वहां पे हैं, कुछ 15 दिनों से हैं, कुछ 16 दिनों से हैं, और इनके टेस्ट जो है पहले टेस्ट किए पॉजिटिव आए, उसके बाद रूटीन में इनके दोबारा टेस्ट करने थे, रूटीन में टेस्ट हुए हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं आ रही है। अगर ये पॉजिटिव होते हैं रिपोर्ट में तो फिर इन्हें वहीं रुका जाता, लेकिन इनका रिपोर्ट जो है न पॉजिटिव आया है न नेगेटिव आया है, और वेट करें, इंतजार करें कि हमारे टेस्ट कब आते, इन्हें रुखसत में नजात मिलेगी क्वारंटीन सेंटर से, क्योंकि कश्मीर में क्वारंटीन सेंटर के हवाले से पहले दिन से ही बताया जाता है कि यहाँ इलाज कम अजाब ज्यादा किया जाता है। और श्रीनगर के रैनावारी अस्पताल की भी कुछ तस्वीर हमारे पास पहुंची है, हम वो प्ले नहीं कर सकेंगे क्योंकि थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड वो पिक्चर्स है, लेकिन उन पिक्चर्स को देख लगता है कि श्रीनगर के रैनावारी अस्पताल का भी खुदा ही हाफिज है, कोविड हॉस्पिटल है, लेकिन वहां जिस तरह से पेशेंट रखे गए हैं, जिस तरह से पेशेंट अंदर हैं, उनको देख के कहा जा सकता है कि अंदर की सूरत-हाल का खुदा ही हाफिज। बाहर सरकार या महकमा सेहत कितने भी बड़े दावे करे, लेकिन अंदर से ये पूरा खोखला हो रहा है, और वहां की इंतजामिया सिर्फ तमाशा देख रही है। ये कश्मीर के दिन के सूरत-हाल, लेकिन इस सारे के साथ साथ और भी मामला। पहले आप आगे जाएं, एक अच्छी खबर भी यहाँ पर अपने नाजरीन को बताते चलें, और वो ये है दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के अंदर, जहां पर वैक्सीन को तैयार करने की लगातार कोशिश की जा रही थी, और आज एक 30 साल मरीज को एम्स दिल्ली के अंदर एक डोज दिया गया है, यानी उस दवाई को जिसे बनाने में कम से कम 4.5 महीने लगे हैं, उसका पहला डोज आज एक 30 साल शख्स को दिया गया है। 2 घंटों तक ये मरीज, उसके बाद डॉक्टरों ने जब इसे पहला डोज दिया, कोवैक्सीन नाम की ये जो दवाई है वो इसे दी गई, और इसके बाद 2 घंटों तक डॉक्टरों की निगरानी में रहा, और 2 घंटों की निगरानी के बाद 2 हफ्तों के लिए अब इस शख्स को घर भेज दिया गया है। 2 हफ्तों के बाद वापस रिपोर्ट होगी, और पहले डोज का क्या असर रहा उस पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद सेकंड डोज इसको दिया जाएगा। लेकिन बड़ी चीज कि किसी हद तक डॉक्टरों की जो कोशिश पिछले 6-7 महीनों के अंदर रही है, उसने बिलाखिर रंग लाया है दिल्ली के एम्स के अंदर, और हिंदुस्तान से ये शुरुआत जिसकी कोशिशें लगातार थी, बिलाखिर आज राजधानी दिल्ली से हुई है। सनम, बिल्कुल, और ये फखर की बात है, कहीं न कहीं हमारे डॉक्टर साहिबान, हमारे साइंटिस्ट काम में लगे हुए हैं, और चीन, अमेरिका, बर्तानिया, दूसरे ममालिक से पहले ही तजुर्बात जो है वो कामयाब तजुर्बा कहा जाता है, किया जा चुका है, और दिल्ली में ये जो शुरुआत हुई है शायद नजात का रास्ता भी बनेगा, लेकिन नजात कश्मीरियों को अभी तक नहीं मिल रही है। एक नजात जो क्वारंटीन सेंटर्स की मैंने बताई थी, और दूसरी मुसीबत जो बाहर से नॉन जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट जो हैं, जो लेबर क्लास है, जो बाहर से आ रहा है, उस हवाले से आपको बताता चलूं, और अपने नाज़रीन को भी और सरकार तक भी बात पहुंचाना चाहेंगे कि हमें बावसूख ज़राया-सुर इंतजामिया के कुछ अहदेदारों से भी मालूम हुआ है कि बगैर किसी पूछताछ के, बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के बाहर से गैर रियासती मजदूरों का कश्मीर आना बराबर जारी है, उसमें कोई रुकावट नहीं हो रही है। न बानिहाल में उन्हें रोका जाता है, न उधमपुर में पूछा जाता है, न रामबन में कोई तफ्तीश की जाती है। सीधा जम्मू से गाड़ी में बैठते हैं और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर सफर करते हुए सीधा खन्नाबल में आके रुकते हैं, वहां पे उनके टेस्ट लिए जाते हैं। और दिलचस्प बात यह भी है कि जहां उनके टेस्ट अनंतनाग में लिए जाते हैं, वहां अनंतनाग के बाद वो आगे कहां जाते हैं, उनकी ट्रेसिंग और ट्रैकिंग कहां होती है, ये किसी को, सरकार के किसी भी अहदेदार को पता नहीं चल पाता है कि वो कहां जाते हैं। और दूसरी खबर, पहले हम अपने नाज़रीन को बताएं कि हमारे साथ जो अहदेदारों ने बात की, उन्होंने क्या एतराफ किया, जरा वो भी हम सुनाते हैं अपने नाज़रीन को, और सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे इस वक्त कोविड के रिलेटेड, जहां दावे तो बड़े किए जाते हैं, लेकिन जमीनी सतह पे वो सब दावे सही साबित नहीं हो रहे। हमारे पास एक लिस्ट आती है गाड़ियों की, जो हम चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि यही गाड़ियाँ हमारे पास आ जाए, क्योंकि हमें एट फर्स्ट हैंड इंतज़ाम रखना पड़ता है। डॉक्टर साहिबान का, ये BTMS का सारा प्रोसीजर जो होता है वो अकॉर्डिंगली होता है।
तो हमारे पास जो गाड़ी इलीगल आती है तो वो हमें परेशानी हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अपने टाइम पे गाड़ी जब नहीं पहुंचती है तो हमें डॉक्टर साहिबान को यहाँ बुलाना पड़ता है, ये लैब टेक्नीशियन को बुलाना पड़ता है जो उनका टेस्ट वगैरह करते हैं। तो हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ये है कि अगर कोई गाड़ी पोल्यूशन के बगैर आती है तो उनको जो फ़ाइन है वो देना पड़ेगा यहाँ पे। इसलिए हमने 3 बसेस का फ़ाइन बनाया आज तक, और कुछ ट्रैक्टर्स आए थे जो इलीगली आए थे विदाउट परमिशन, तो उनका हमने फ़ाइन बनाया। अराउंड कुछ 1.25 लाख के आसपास हो गया फ़ाइन जमा। तो काजीगुंड के अंदर इस वक्त ये मजदूर पहुंचे हैं, गैर रियासती मजदूर हैं। लेकिन सनम, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान देने वाली, पूरी जब हम साउंड बाइट सुन रहे थे तो खुद इंतजामिया के अफसरान जो हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो एक वर्ड उनने इलीगल यूज किया और दूसरा विदाउट परमिशन। सवाल ये भी उठता है, जहां पर रामबन और उधमपुर के अंदर शुरुआत की, हमें याद होगा कि जब से कोविड-19 का पहला केस डिटेक्ट हुआ था वादी कश्मीर के अंदर श्रीनगर से, तो उस वक्त खबर ये आई थी कि पुलिस और सिविल इंतजामिया ने सबसे पहला स्टेप लिया था कि स्क्रीनिंग पॉइंट्स जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर कायम किए जाएंगे और सैंपलिंग भी बाकायदा तौर पर होगी। लेकिन उसके बावजूद टनल क्रॉस हो जाता है, उस पार गैर रियासती मजदूर पहुंच जाते हैं और फिर खुद जिम्मेदारान ये कह रहे हैं कि इलीगल और विदाउट परमिशन गाड़ियां भी यहां तक पहुंच रही हैं। सनम, चलिए, ये सरकार का एतराफ है, अहदेदार का खुद एतराफ है कि इलीगल तौर पे लोग आ रहे हैं और रात भर चलते रहते हैं। हमारे यहाँ कोविड के दौरान लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इस शाहरा पर गैर रियासती मजदूर बसों में आते हैं, ट्रकों में आते हैं और रात भर चलते रहते हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक 15,000 से ज्यादा इस वक्त जो है वो गैर रियासती मजदूर कश्मीर पहुंच गए। और दूसरी इससे रिलेटेड मामला ये भी कि जब ये कश्मीर पहुंचते तो ज्यादातर ये भट्ठू पे काम करते हैं, ईंट के भट्ठू पे। लेकिन ईंट के भट्ठू पे सूरत हाल ये है कि वहां पे उनके लिए, जब आज हम बडगाम के मुख्तलिफ भट्ठू पे गए तो वहां पे उन भट्ठू पे इनके लिए टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है। स्वच्छ भारत वजीर आजम का खुद का ख्वाब, और आपको याद होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान वजीर आजम ने ताल ठोक के बताया था कि हम स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर बाथरूम बना रहे हैं, टॉयलेट्स बना रहे हैं। लेकिन इन लोगों के लिए स्वच्छ भारत अभियान हो या कोई और अभियान हो, इन भट्ठों के पास, ईंट भट्टों के आसपास कोई टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है और ये मजबूर होकर खेतों और खलिहानों में चले जाते हैं। यानी स्वच्छ भारत की धज्जियां भी खुलेआम उड़ाई जाती हैं और बडगाम जिले में इंतजामिया खामोश तमाशाई बैठी है। क्वारंटीन के नाम पर बात तो बडगाम की जिला इंतजामिया करती है, लेकिन जमीनी हकायक को बदलने में या जमीनी हकायक को परखने में, समझने में बराबर नाकाम दिखाई देती है। बडगाम की क्वारंटीन सेंटर के हवाले से ये मामला। लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी और खबर, आसिफ, जिस तरह आपने बताया कि अच्छी खबर बताए थे हम पॉजिटिव जो मामला आते हैं उसके हवाले से, लेकिन एक और अच्छी खबर अपने नाज़रीन को या स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा। अभी MHRD मिनिस्ट्री ने फैसला लिया कि कोविड की सिचुएशन को देखते हुए NITS और CFTI के जो एडमिशन के लिए 75% नंबरात के हासिल करने का जो क्राइटेरिया रखा गया था उसको खत्म किया गया है। यानी कोविड रिलेटेड सिचुएशन को अब को देखते हुए अब जो NITS या CFTI के इम्तिहानात में शामिल होना, बच्चा शामिल होना चाहिए, उसके लिए एडमिशन के लिए उसको सिर्फ 5% ही जरूरत है। और पहले इस पे बताते चले कि 12वीं जमात में 75% नंबरात होने चाहिए थे और ये अभी MHRD मंत्रालय ने बिल्कुल एक बड़ा फैसला है। सनम, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटा सा तिजारती वक्फा है और उसके